Hello, everyone. Welcome to Aram Mental Wellness Podcast Inside the Therapist Room. Today, we have with us Dr. Aanchal Agarwal, ma'am. Aanchal Agarwal, ma'am, holds a PhD in psychology. She has been teaching in Gujarat University and SDA College, Ahmedabad, and is a very dear friend to me also because very few academicians in Ahmedabad who are doing such a great job. So, thank you so much, ma'am, for joining us today. We are going to talk about PhD. अ डिग्री दैट एवरीबडी इन आवर कंट्री डिज़ायर सबको है कि पीएचडी चाहिए। इससे एक बहुत अमेजिंग वैलिडेशन मिलता है, सोशल डिज़ायरेबिलिटी मिलती है। तो मैम आज ऑन बिहाफ ऑफ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु कीप आस्किंग मी कि मैम पीएचडी करें या नहीं, एमए के बाद एमफिल के बाद पीएचडी करें या नहीं, पीएचडी की क्यों ज़रूरत है या कैसे करें, आज उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमने आपको बुलाया है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। एंड हियर आई हैव माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। पीएचडी किसे करना चाहिए और रादर क्यों करना चाहिए? ओके सो द फर्स्ट थिंग आई वुड से कि ये एक तो बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा बिकॉज जैसे कि आपने बोला हमारे यहाँ इंडिया में इट इज़ लाइक वेरी वैल्यूएबल, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है और बेसिकली आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। सो आप प्रोफेशनल फील्ड में अगर आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री है सो ऑब्वियसली फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली बेटर है। प्लस पीएचडी का जो पूरा प्रोसेस है आई वुड से कि सिर्फ आपका इंटेलिजेंस नहीं बट इट ऑल्सो टेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि आपका क्यूरियोसिटी चीज़ों को जानने का, द वे यू आस्क क्वेश्चंस के हर चीज के पीछे के आप रीजंस जानने की कोशिश करोगे, तो बेसिकली डीप थिंकिंग की बात हो रही है यहाँ पे। एंड योर ओपिनियंस मैटर, फिर अगर एकेडमिक्स में है या कोई भी रिसर्च फील्ड में है, पॉलिसी मेकिंग है। सो इफ यू आर समवन हु हैज अ डॉक्टरेट डिग्री देन डेफिनेटली आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज इफ यू हैव डन पीएचडी यू हैव गॉन थ्रू अ प्रोसेस आई वुड से जिसमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस के साथ साथ आई वुड से कि इमोशनल मेच्योरिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। सो वंस यू हैव आपको वो डिग्री मिल गया है सो आपके ओपिनियंस, आपके एक्सपर्टीज, आपका इंटेलिजेंस वो सब बहुत ज्यादा और क्रेडिबल हो जाता है। सो आई वुड से यस दैट इज डेफिनेटली देयर। उसके अलावा व्हाई शुड समवन डू पीएचडी, अगेन आई वुड से बहुत सब्जेक्टिव है। जैसे आपको ऑफ कोर्स फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज करियर में आपको एकेडमिक्स में जाना है एंड देन लेटर यू वांट टू बी एसोसिएट प्रोफेसर, आपको प्रमोशन वगैरह जो है सो उसके लिए आई वुड से दैट यस डेफिनेटली यू नीड अ पीएचडी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो रिसर्च में, नई चीजें जाननी है आपको, काफी सारे क्वेश्चंस है जिनके आपको अगर आंसर्स ढूंढने हैं, देन अगेन अगर आपका वो इंटरेस्ट है कि न्यू चीजों को एक्सप्लोर करना है और उनके पीछे के रीजंस जानने हैं, देन डेफिनेटली पीएचडी इज समथिंग जो आप कर सकते हो। ओके, सो इट्स नॉट जस्ट द सोशल डिजायरेबिलिटी पार्ट बट यस क्रेडिबिलिटी डेफिनेटली है, अपॉर्चुनिटीज है। Yes. और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो जेन्युइन इंटरेस्ट है, जेन्युइन क्यूरियोसिटी है, तो you must consider PhD. Yes. But when it comes to the practical, application part of it, I really want you to share honest opinion as to the ground reality in India, in the sense के PhD के लिए मतलब क्या प्रोसीजर होती है? इज द एडमिशन बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्यूरियोसिटी कितनी है, डीप थिंकिंग कितना है? एंड सेकेंडली एक्चुअली पीएचडी की जर्नी में जब कोई पीएचडी में एनरोल करता है तो अलोंग विद दीज थिंग्स क्या और इंग्रेडिएंट्स नीडेड है, या मतलब कैसी रहती है वो पूरी जर्नी? इफ यू कैन थ्रो सम लाइट। Yes, absolutely. So basically अब तक of course there are many changes now, but अब तक ऐसा सिनेरियो था कि once you have finished masters, so basically अगर साइकोलॉजी की बात करें, आपका एमए साइकोलॉजी हो गया है एंड मिनिमम क्राइटेरिया इज 55%, अगर उतना है देन यू कैन अप्लाई फॉर पीएचडी। सो आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो, एंट्रेंस एग्जाम अगर क्लियर हो जाता है उसके बाद देन देर इज ग्रुप डिस्कशन का राउंड होता है, फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है जहाँ आप रिसर्च प्रपोजल अपना लेके जा रहे हैं एंड देन बेस्ड ऑन दैट मेरिट होता है एंड देन ऑफ कोर्स द सिलेक्शन प्रोसीजर।
apart from that, national eligibility test होता है, state eligibility test, if that someone has qualified, तो उसके बाद भी they can definitely apply for PhD और उनको entrance से exemption मिल जाता है. So that's the basic process. So जैसा कि आपने बोला कि रिसर्च का क्यूरियोसिटी और वो सब रिक्वायर्ड है या नहीं, सो आई वुड से ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसके थ्रू हर एक स्टूडेंट को जाना है इफ दे विश टू गेट इनटू पीएचडी. बट देन सस्टेन करने के लिए वो इंटरनल मोटिवेशन, आपका क्यूरियोसिटी लेवल, आपका टेम्परामेंट, वो सब फिर बहुत मैटर करता है. वंस यू गेट इनटू पीएचडी डेफिनेटली, बट वो 3 साल 4 साल जितने भी टाइम पीएचडी अगर है करना है, जिसको जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, देन दीज qualities will be very helpful. How, if you can elaborate honestly, because so I'm also still pursuing my PhD, and I literally can relate that yes, how persistence and internal motivation is helping or rather not helping me these days. So if you can elaborate for our students that what kind of qualities, आपने पहले भी बताया कि emotional maturity वगैरह matter करता है, तो if you can say कि how you know the journey of PhD and these qualities go hand in hand. Okay. So first of all, the very first thing I would say anyone needs for PhD is patience. So because क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट्स बैचलर्स में है, मास्टर्स में, वहाँ पे यू हैव अ रूटीन कि ठीक है ये लेक्चर्स है, ये टाइम टेबल है, कॉलेज जाना है, प्रोफेसर्स आर आफ्टर यू, सो मच परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस इज कंपल्सरी. देयर इज एक्सटर्नल मोटिवेशन. आप उसको प्रेशर समझो, मोटिवेशन समझो, एक क्राइटेरिया आपको फुलफिल, एग्जाम आ रही है तो पढ़ना ही है. सो यू हैव अ स्ट्रक्चर. पीएचडी में वो स्ट्रक्चर आपको खुद बनाना है. ठीक है, वहां पे कोई आपके पीछे नहीं होगा, कोई लेक्चर नहीं हो रहे हैं या कोई अटेंडेंस नहीं है कि आपको ये करना है. यू आर द वन हु इज गोइंग टू सेट योर ओन डेडलाइंस. आपके पास बस एक टाइम फ्रेम है कि मेरे पास 3 साल 4 साल है, उसमें मुझे खत्म करना है. अब उसमें पूरा रिसर्च का प्रोसेस आप कैसे कैरी आउट कर रहे हो, दैट इज मोर लाइक आपका डिसीजन है. ऑफ कोर्स आपके गाइड हैं साथ में, बट एंड वो 4 साल आपको एक ही टॉपिक पे काम करना है. बिकॉज वेन यू आर इन कॉलेज आप मल्टीपल पेपर्स पढ़ते हैं, तो इंटरेस्ट बना रहता है, थोड़ा ये पढ़ लिया, इसमें नहीं मजा आ रहा, वो पढ़ लिया. इन पीएचडी एक ही टॉपिक पे बहुत डीप लेवल पे आपको 4 साल तक काम करना है. सो वो मोटिवेशन बना के रखना कि इतने लंबे टाइम तक एक ही टॉपिक पे आप काम करते रहो विदाउट गेटिंग बोर्ड, without getting frustrated. So I would not say कि PhD में frustration नहीं होगा. So patience चाहिए, a lot of frustration tolerance चाहिए, इमोशनल मेच्योरिटी जैसे मैं बात कर रही थी. काफ़ी बार चीज़ें जैसा हम प्लान करते हैं पीएचडी में भी वो नहीं होता है. काफ़ी बार क्रिटिसिजम्स मिलते हैं, फीडबैक मिलता है, रिजेक्शन मिलता है. स्पेशली अगर साइकोलॉजी की बात करें, वी वर्क विथ ह्यूमंस, ठीक है, तो लोगों से डेटा हमें कलेक्ट करना है और सबको नहीं पार्ट बनना है उसका. इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो काफी बार रिजेक्शन फेस करना पड़ता है. सो वो इमोशनल मेच्योरिटी टू फेस दैट फेलियर या रिजेक्शन उस टाइम पीरियड पे, वो बहुत मैटर करता है कि हम यू नो वी डोंट स्टार्ट टू सेल्फ डाउट कि कहीं कुछ मुझ में प्रॉब्लम है, मुझसे नहीं हो रहा है. दिस इज पार्ट ऑफ पीएचडी. आप किसी भी फील्ड में हो, ये होने ही वाला है. तो थोड़ा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस खुद से भी होने चाहिए एंड थ्रू द एंटायर जर्नी ऑल्सो. So yeah, I would say कि emotion, it's not just about intelligence, but emotional intelligence भी PhD में required है, apart from academic intelligence. Yeah, true. And when you talk about patience and same topic, I remember once my master's guide used to tell me कि आपको ये समझना है आप शादी कर रहे हो किसी से. तो आपको उस लेवल का इंटरेस्ट होना चाहिए उस टॉपिक में या उस चीज में to sustain that. Exactly. And even this, मतलब publications आपने कब से भेजे हैं, 6 महीने हो गए, आप भूल भी गए, उसके बाद रिजेक्शन या रिविजन आ रहा है. Right. And a lot of things are not in your hand. तो वो जो intolerance to uncertainty वाला फैक्टर है, जैसे मेरा बहुत स्वभाव ऐसा है कि I cannot tolerate uncertainty. I need to know my next day, my plan.
तो आई थिंक PhD is teaching me to tolerate uncertainty कि Yes. things cannot go how you want. Absolutely. So yes, quite relatable कि हाँ ये चीज़ें कैसे impact करती है. True. Additionally, I also wanted to know the role of a guide or a university in PhD. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैम किस टाइप की यूनिवर्सिटी से, विदाउट नेमिंग, बट किस टाइप की यूनिवर्सिटी से PhD करे, पार्ट टाइम करे, फुल टाइम करे, और गाइड क्या क्या रोल है. अगर मुझे इस टॉपिक पे करना है, डू आई हैव टू हैव द गाइड विथ एक्सपर्टीज इन लाइक लिटरली द सेम टॉपिक? तो इन चीज़ों पे अगर आप कुछ लाइट थ्रो कर सके. Okay. Talking about university or institute, so I would recommend that एक ऐसा इंस्टीट्यूट वहाँ जहाँ पहले आपको देखना होगा वहाँ का रिसर्च का कल्चर कैसा है, कि यूनिवर्सिटी के पास किस टाइप के रिसोर्सेज है आपको ऑफर करने के लिए एज अ रिसर्च स्कॉलर. जैसे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के जर्नल सब्सक्रिप्शंस होते हैं, लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ कैसी है वहाँ पे, एंड यू नो कि कुछ स्कॉलरशिप ऑप्शंस है या नहीं है PhD स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है. सो व्हाट आर द रिसोर्सेज जो इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहा है, किस टाइप का सपोर्टिव एनवायरनमेंट है वहाँ पे रिसर्च को लेके. ठीक है, जैसे कि आप कोई बहुत टॉप रेटेड इंस्टीट्यूट से कर रहे हो बट यू फील आइसोलेटेड एज अ रिसर्चर, बहुत सपोर्ट नहीं है, पीयर ग्रुप नहीं है आपका डिस्कशंस के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, सपोर्ट के लिए, देन आई थिंक वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है 3 साल 4 साल तक उस चीज़ को करना. बट मे बी आप कोई एवरेज इंस्टीट्यूट से भी कर रहे हो, बट अगर वहाँ पे सपोर्ट है, नो डाउट आपके गाइड का तो चाहिए ही आपको, बट यू नो अदर पीपल और रिसर्च स्कॉलर्स जिनके साथ आप नेटवर्किंग करते हो अपना, बेसिकली किस टाइप का आपको एक्सपोजर मिल रहा है. सो बेसिकली व्हाट आई थिंक कि ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपके काम के साथ साथ आपका भी ग्रोथ हो एज अ पर्सन, राइट. तो वो इंस्टीट्यूट आई थिंक इज द बेस्ट वन. फिर वो अगेन पर्सनल चॉइस, बहुत सारे फैक्टर्स पर्सनल कुछ जिसके भी हो उस हिसाब से. बट हाँ, अगर आप इंस्टीट्यूट चूज करना चाह रहे हो, सो लुक इनटू द अप्रोच कि उनका रिसर्च को लेके क्या एटीट्यूड है, हाउ मच एथिक्स दे फॉलो व्हेन इट कम्स टू रिसर्च. सो वो सब आई थिंक आर द क्वालिटीज समवन शुड लुक फॉर before finalizing any institute. Right. And let's say if again, as you kept mentioning that it is very subjective, आपकी choice पे है, तो मान लो कोई ऐसा है जिसको मतलब has something else in the mind, PhD is more like a substitute thing, then probably you can do part time or pick up any university, just dig deeper, थोड़ा बहुत research में अगर interest है. So for example, a lot of MPhil trainees, MPhil scholars, या आई मीन जिसने MPhil कर लिया है, RCI registered clinical psychologist, उनके लिए PhD is just one more added degree and may not be very interested in research but may be more interested in clinical side. तो वहाँ पे शायद a part time PhD can work. पर ये जो myth और rather ये जो understanding है around the guide, कि how to choose guide, anything that you wish to share there? Yeah. सो बेसिकली जैसे कि आपने मेंशन किया, ऑब्वियसली आपके गाइड का एक्सपर्टीज उस पर्टिकुलर टॉपिक में जिसमें आप भी इंटरेस्टेड हो काम करना, वो डेफिनेटली मैटर करता है. वरना क्या होगा, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज हो सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस अलग हो सकते हैं, आपके गाइड के एक्सपेक्टेशंस अलग है, आपके अलग हैं. सो यूजुअली प्रेफरेबल ये है कि आपका इंटरेस्ट जिस भी टॉपिक में है, फॉर एग्जाम्पल मान लो क्लिनिकल साइकोलॉजी में, तो आपके गाइड का एक्सपर्टीज होना चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में, उनका इंटरेस्ट भी होना चाहिए उस एरिया में काम करने के लिए. वरना आई वुड से दैट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आपके इंटरेस्ट अलाइन नहीं होते हैं तो, बिकॉज उनके एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग होंगे, आपके कुछ अलग होंगे. सो एंड लाइक आई सेड, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, देन वो इवेंचुअली थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. बट अगेन वो प्रेफरेबल है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, बिकॉज काफी बार गाइड की अवेलेबिलिटी बहुत मैटर करती है. मे बी आई एम इंटरेस्टेड, मेरा प्रेफरेंस कोई एक पर्टिकुलर गाइड है बेस्ड ऑन उनका एक्सपर्टीज, उनका इंटरेस्ट ऑल्सो, बट दे आर नॉट अवेलेबल बिकॉज PhD में लिमिटेड सीट्स होते हैं. हर गाइड के अंडर दे कैन ओनली टेक कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड उस
उस बेसिस पे मैं ये फिर बैठी नहीं रह सकती कि जब हाँ अवेबिलिटी होगा तब मैं करूंगी. सो इफ आई वांट टू डू इट, एंड थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोर्स, जो वन ऑफ द क्वालिटीज आपको पीएचडी के टाइम यू हैव टू यू नो इनकलकेट इन यू, के थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होना पड़ता है. सो इवन इफ आपके गाइड पर्टिकुलरली जैसे मान लो क्लिनिकल साइकोलॉजी में मैंने बोला उसमें इंटरेस्टेड नहीं, बट इफ दिस डू हैव अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च बैकग्राउंड व्हिच ऑब्वियसली विल बी देयर, वो गाइड है तो I think that is enough. Because eventually then you can come to a common ground कि ठीक है इनका ये इंटरेस्ट है, इनका ये एक्सपर्टीज है, और आप कुछ कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकते हैं डेफिनेटली. बट प्रेफरेबल इज कि अगर हाँ वैसे इंटरेस्ट अलाइन हो, सो आई वुड से दैट इज प्रेफरेबल कि उन्हें भी मजा आएगा काम करने में, आपको भी मजा आएगा. दे कैन ऑफर यू मोर एक्सपोजर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज इफ वो उसी फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो. बिकॉज उनका नेटवर्किंग भी ज्यादा उधर ही होगा. It's like if I want to work around making an app, so if I pick up someone who has already worked in those areas, or rather if that person picks me up as a scholar, तो वहाँ पे उनके पास ऑलरेडी वो नेटवर्किंग है, exactly. वो अपॉर्चुनिटीज है, कॉन्टैक्ट्स है, टेक टीम के साथ कॉन्टैक्ट है, तो वो मेरी जर्नी ईजियर हो जाएगी कंपेयर टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. यस. बट अगेन एक और चीज हमेशा मेरे दिमाग में, जैसे आपने भी बताई ना, कि आप वेट करके नहीं बैठे रह सकते. एग्जैक्टली. बेगर्स आर नॉट चूजर्स, राइट? तो बहुत कम सीट्स, कम अवेलेबिलिटी है, तो वहाँ पे शायद यस एनीवन विद अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च बैकग्राउंड, बिकॉज अल्टीमेटली हेल्प सबसे ज्यादा मुझे लगता है डिजाइनिंग में या मेथड सेक्शन में चाहिए रहती है. तो एनीवन विद अ गुड रिसर्च, strong research background can help with that. Yes, absolutely. Right. But ये सब तो एक चीजें हैं. Another thing before PhD, what people get confused with is कि कौन सी एज में करें, और यू नो rather कि मास्टर्स के बाद तुरंत कर लें, या एमफिल के बाद तुरंत कर लें, या 2 साल का ब्रेक लेके अपना रिसर्च टॉपिक या अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के बाद करें, या 10 साल के बाद करें. मतलब these are real questions people ask me. So though I chose to start PhD right after my MPhil. Not right, I would say like 8-9 months after my MPhil. तो मुझे नहीं पता what is it like to do it after 3-4 years, और तो if you can share anything there. Okay. I would say there is no right age. There is only right time जब भी आप mentally ready हो PhD करने के लिए. That is the right time, the right age, whatever you say. Because again age, मैं ऐसा मानती हूँ कि जैसे जैसे एज बढ़ता है हमारे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डेफिनेटली बहुत बढ़ते जाते हैं. सो अगेन सम पीपल, बिकॉज ऑफ जैसे आई हैव हैड स्टूडेंट्स के इमीडिएटली आफ्टर देयर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन दे नीड टू स्टार्ट working and earning, so they need some time before they get into PhD. और like I said कि हमारे यहाँ जैसे रिसर्च का एप्टीट्यूड डेवलप करना राइट फ्रॉम BA या MA थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज आई वुड से ज्यादा हम सिलेबस ओरिएंटेड होते हैं. सो वो जो स्किल्स रिक्वायर्ड है टू बिकम अ रिसर्चर, मैं सोचती हूँ कि थोड़ा वो डेवलप हो जाए, और उसके बाद you get into PhD, तो वो ज्यादा हेल्पफुल होता है. राइट. बट अगेन देयर इज दिस साइड के एक बार जब गैप आ जाता है, ठीक है, जैसे आप पढ़ रहे हो, आपने BA कर लिया, MA कर लिया, PhD कर रहे हो, वो एक फ्लो जो होता है, अभी भी आप एक वो स्टूडेंट वाला मेंटालिटी में हो या एटीट्यूड है आपका, सो अगेन वो इजी हो जाता है. बट वंस यू टेक अ ब्रेक एंड यू स्टार्ट वर्किंग, तो वो दोनों चीजें मैनेज करना, जॉब और PhD दोनों मैनेज करना, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. एंड इवेंचुअली पीपल गेट मैरिड, तो फिर घर का एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो एट एवरी एज देयर आर आई वुड से डिफरेंट चैलेंजेस. हर एज के साथ अपने अपने लिमिटेशंस या चैलेंजेस, डिफिकल्टीज आएंगे. सो व्हाट आई थिंक द बेस्ट टाइम इज जब आपको लग रहा है आप मेंटली रेडी हो टू इन्वेस्ट your further years now, to invest financially, to invest emotionally. So अगर आपको लगता है कि हाँ this is the right time, then I would say that is the right age. Okay, interesting. Because I think I was under this impression, or rather this is what I was told, वही कि नहीं पढ़ रहे हो, continuously पढ़ के खत्म करो,
वरना गैप आ जाएगा तो नहीं. हाँ. But then later when I met so many people who started their PhD at 40, saying कि अब जितना कमाना था कमा लिया, बच्चे भी थोड़े बहुत बड़े हो गए, so now I have the time to do PhD. I was like, wow, I mean this is a different thing altogether. Yes. So very beautifully put कि अगर आपकी needs क्या है उसके हिसाब से matter करता है. अगर आपके लिए immediately earning is a need, so PhD may be later. अगर आपको लगता है that आपके लिए difficult होगा to come back to student mode, so probably doing immediately is easier. Yes. There is no right age, but wherever you choose to do it, it is right. Interesting. पर हाँ, साथ में एक ये चीज़ भी है, when you say no, that when you are mentally ready, I really want to share this part to everybody who wishes to do a PhD or is actually pursuing PhD, कि even if you start when you are mentally ready, be prepared with the possibility कि बीच में आपको ऐसा होगा कि नहीं करना, छोड़ देना है, Yes. अब मैं रेडी नहीं हूँ. तो all you can do is be maximum prepared. Yes. 1-2 साल आपने फोरकास्ट थोड़ा बहुत कर सकते हो कि ठीक है इतने टाइम में ये कर लूंगी, 2 साल में इतना कर लूंगी, फिर शादी या जो भी, फिर जॉब या साथ साथ में जॉब जो भी, पर उससे ज्यादा आप प्रिपेयर्ड रह नहीं सकते हो. और देयर इज अ चांस कि आपको बीच में मोटिवेशन वापस कम हो जाए, वापस धक्का लगाना पड़े और वापस मोटिवेशन आए. दिस इज ऑल पॉसिबल इन PhD जर्नी. राइट, बिकॉज लाइक आई सेड कि बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट कभी कभी आ जाता है, क्योंकि चीजें हमारे अकॉर्डिंग ऑब्वियसली नहीं होगी हमेशा. सो काफी बार ऐसे लगता है कि करना चाहिए कंटिन्यू भी या नहीं करना चाहिए, छोड़ दें क्या, नहीं हो रहा है अब. बिकॉज लाइक आई सेड आपको यहाँ पे खुद को पुश करना है. कोई आपके पीछे नहीं पड़ा होगा कि नहीं तुमको लेक्चर में आना है, तुमको इतना पढ़ना है, एग्जाम आ रही. यू हैव टू बी योर ओन मोटिवेशन, आई वुड से. सो आपको लाइक बिफोर गेटिंग इनटू PhD एट एनी एज, you should ask yourself why I want to do PhD. Yeah. So and be very honest खुद के साथ एटलीस्ट कि क्यों करना है. बिकॉज वो क्यों जो है वो ही आपको आगे मोटिवेट करेगा इतने साल उसको इन्वेस्ट करने के लिए वहां पे. सो सेल्फ डाउट होगा कि छोड़ दें कर दे, बट अगर आपको वो क्यों हमेशा याद रहेगा कि दिस इज द रीजन कि मैंने इनिशियली ज्वाइन किया था, सो स्टिल कहीं ना कहीं वो थोड़ा सस्टेन करना इजी हो जाएगा. प्लस आई वुड से सोशल सपोर्ट बहुत मैटर करता है. आई टेल दिस टू माई स्टूडेंट्स ऑल्सो कि आपको ऐसे लगता है कि मैं PhD कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, वो मैं नहीं होता है, वो हम होता है हमेशा. Yes, true. बिकॉज PhD कैन नेवर हैपन इन आइसोलेशन. और हम तो साइकोलॉजी वाले, तो हमारे तो पार्टिसिपेंट्स ही ह्यूमंस है. तो ऑब्वियसली बिना उनके तो हमारा रिसर्च पॉसिबल ही नहीं है. उसके अलावा आपके फैमिली का सपोर्ट बहुत मैटर करता है, आपके फ्रेंड्स, आपके को रिसर्चर्स जो हैं, स्कॉलर्स हैं. काफी बार जब हम कहीं अटक जाते हैं तो हम उनसे डिस्कस करते हैं कि एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिले, एक अलग नजरिया जो वो हमारे रिसर्च को दे सके जिस डायरेक्शन में शायद हम नहीं सोच रहे होंगे. या कभी जैसे फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गया है, प्रेशर बहुत हो गया है, सो एटलीस्ट समवन जो समझेगा कि वो जिस सिचुएशन में है हम भी वही हैं, थोड़ा रिलेट कर पाएंगे कि क्या चल रहा है. सो डेफिनेटली सोशल सपोर्ट बहुत मैटर करता है. मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव रही है थ्रू आउट माई PhD. मुझे कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी का कभी स्ट्रेस लेना ही नहीं पड़ा. मैं अपने आप को पूरी तरीके से डेडिकेट कर पाई इन परस्यूइंग माई PhD, एंड ऑफ कोर्स फिर टाइम पे मैं खत्म कर पाई बिकॉज कोई और चीज का मुझे स्ट्रेस नहीं लेना था. माई गाइड वॉज वेरी सपोर्टिव ऑल द टाइम. जब भी मुझे ऐसा हो रहा था कि हाँ मैं अटक गई हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कैसे करूँ, so she was always there to help me out, guide me कि इसमें से कैसे बाहर निकलना है. I had my other co-research scholars, they were always very supportive, wonderful. So वो जर्नी bearable हो जाती है फिर. If that is not there, it becomes very difficult कि अब आगे कैसे होगा, क्या करें. So yes, social support बहुत ज्यादा मैटर करता है उस टाइम पे. ऑल्सो जैसे मेरा डेटा मैंने हॉस्पिटल्स में से कलेक्ट किया था, वहाँ का स्टाफ दे वर सो सपोर्टिव. जब भी मुझे पेशेंट्स को अप्रोच करना है, डेटा लेना है, समटाइम्स चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होती है बात करना, या
दे वुड ऑलवेज अपडेट मी कि हाँ जी ये आप आ सकते हो, इतने टाइम पे आ जाओ, हम आपको कनेक्ट कर देंगे। एंड फिर उनको भी समझाना कि मैं क्यों उनको अप्रोच कर रही हूँ। So everywhere, fortunately, I would say that I've been really lucky that everywhere I found that support to make things easier for me. Right. I think this, I mean, it's good कि आप भी उस चीज के लिए इतनी grateful है ना, कि you're recognizing that it's not just you need these factors, and probably I'll put it in a way कि जो लोग अभी PhD कर रहे हैं, if we were to share some tips with them, this will be the most important tip: have a support circle. आप कितने भी smart intelligent हो, पर आप अकेले PhD नहीं कर पाओगे. You have to have like support with you. Any other tips you wish to give to people who are already pursuing PhD? Maybe some along with the emotional intelligence and stuff. Any core PhD tips in the sense of maybe data collection or maybe writing? Any tips that come to your mind? Yes, first I would say sleep. You're saying first tip to be sleep? Okay. Yeah, because I myself, I've been there and I've seen many other people. जो सबसे पहले हम compromise करते हैं PhD के time पे वो है sleep. Because most of us are working throughout the day. तो फिर ultimately कि चलो अब बैठ रहे हैं शांति से PhD का काम करेंगे रात को, तो कुछ ऐसे पता नहीं 2 बज जा रहे हैं, 3 बज जा रहे हैं, and then again next day you are rushing, your routine है, structure है, जो भी है. Ultimately धीरे धीरे वो सब ऐसा pile up होता जाता है, and that definitely leads to a lot of problem अगर आपका sleep hygiene नहीं maintain हो रहा है तो. तब इतना ज्यादा नहीं लगता, ये छोटी छोटी चीजें नहीं समझ में आती है, बट इट इम्पैक्ट्स अ लॉट बिकॉज वो आपका क्रिटिकल थिंकिंग है. बेसिकली अगर स्लीप नहीं होगा तो ऐसा ब्रेन फॉगी फील होने लगेगा आफ्टर अ टाइम, ऐसे चिड़चिड़ापन रहेगा. सो दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग बट नॉट वेरी स्मॉल एक्चुअली, वेरी इंपॉर्टेंट. सो सबसे पहला चीज जो यही कॉम्प्रोमाइज होता है कि ठीक है बाद में सो लेंगे, वीकेंड पे सो जाएंगे, जब होगा तब कर लेंगे. But do maintain a sleep schedule, which is very important. Okay. So that is number one tip I would say. Second, I would say that read a lot basically. And this is not exactly कि जो pursue कर रहे हैं, but even जिनका plan है आगे pursue करने के लिए, दिस इज मोर फॉर देम कि थोड़ा साइंटिफिक राइटिंग पे वो अगर स्टार्टिंग से फोकस करें, स्किल्स जो है, बिकॉज काफी बार क्या होता है आपको चीजें समझ में आ रही है पर उसको लार्जर ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है. जब रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या थीसिस लिख रहे हैं, डेजर्टेशन लिख रहे हैं, जो भी है, राइटिंग स्किल बहुत मैटर करता है. सो and I think abhi to we have AI, so we can definitely use it as a assistant to help us. So definitely scientific writing skills develop करना, फिर जैसे बहुत रिसर्च पेपर्स हमें लिटरेचर रिव्यू और सबके लिए रीड करना होता है, सो क्रिटिकली उनको एनालाइज करना कि वी शुड आस्क क्वेश्चंस बेसिकली. जब भी हम कुछ पढ़ रहे हैं वी शुड ऑलवेज हैव दैट attitude of asking the right question. Because काफी बार क्या होता है हम सिर्फ रीडिंग करने में, समझने में रह जाते हैं, and we don't ask questions in that. Analyze बहुत ज्यादा नहीं करते. Right. So a lot of reading is definitely required. A lot of critical thinking is required. Writing skills is required. So वो चीजें जितना जल्दी डेवलप करने आप लगो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस आपको हो, तो उतना ही ज्यादा अच्छा होता है वो एट द टाइम ऑफ डूइंग PhD. राइट. सो दोज आर फ्यू स्किल्स आई वुड से कि डेवलप करना चाहिए, जरूरी है. इट टेक्स मी बैक टू व्हाट माय गाइड कीप सेइंग कि एक साथ अगर देखोगे बहुत बड़ा लगेगा, बट रीड 1 पेपर एवरी डे, राइट 2 पैराग्राफ्स एवरी डे, वो थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ओके मेरा एक चैप्टर या थीसिस का लाइक 30% इज ऑलरेडी रिटन. इफ यू वेट के अंत में लिखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. सो एग्जैक्टली, बिकॉज वही है, आपको प्रोग्रेस एकदम से नहीं दिखेगा, बहुत ड्रामेटिक नहीं होता है, ऐसे छोटा छोटा होता है, बेबी स्टेप्स जैसा. सो ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है,
बट ये सब चीजें जब accumulate हो जाएगी तब हम्म, लगेगा कि हाँ कुछ हुआ कुछ हो है. तो रहा है, हाँ, पीएचडी आगे बढ़ रहा है. एग्जैक्टली. राइट. सो लाइक आई सेड कि वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है हम्म. एंड बहुत ही स्लो प्रोसेस है. हाँ, सो बहुत इट स्लो. या. Okay, fair enough. Okay, thank you so much, ma'am. There were so many insights, guidelines, which were very raw, very genuine, कि जो गूगल पे इंटरनेट पे नहीं मिल सकती, from your direct experience. So we really wish this was helpful for you, and this will help you choose whether to do PhD, to where and how and when to start PhD, and three, how to survive, and not just survive but enjoy the process of PhD. So we really hope this was helpful to you. Thank you so much for staying tuned and be here with us always. Thank you so much, everybody. See you.